कैसे हैं बिहार बोर्ड के होनहार शेर और शेरनियों। अब आप दे चुके हैं अपने सारे सब्जेक्ट का पेपर। अब है हिंदी का पेपर और साइंस वालों की हिंदी बाद में आएगी। तो ये जो है अंतिम क्लास है हिंदी का। और देखा होगा आपने कि बिहार बोर्ड की परीक्षा से कुछ महीने पहले बिहार के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स ने अपना अपना गेस पेपर निकाला था। और ताज्जुब की तो बात यह है कि गेस का कोई हवाला नहीं दे रहा है कि मेरे गेस से इतना टकराया, मेरे गेस से इतना टकराया। सब लोग इस बात का हवाला दे रहे हैं कि कल हमने जो पढ़ाया वही आया, तो फिर जब वही पढ़ा के वही आने वाला था तो भैया तुमने गेस क्यों दिया। ये बिहार बोर्ड का बहुत बड़ा चाल है। ऐसे ऐसे लोगों का सर ये गेम होते रहता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं है कि आप भी वैसा कुछ कर दे। नहीं बाबू मेरे, हमने जो पहले वादा किया था उसी वादा पे अब भी रहेंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी के प्यारे साथियों लगभग संपूर्ण हिस्से को जो है हम लोग जो है एक झलक देखेंगे। और ये वहीं से झलक होगी जो आपने हमसे गेस पेपर लिया था। हम वो नहीं है सर कि गेस पेपर एक उधर दे दिया, उधर में 2-4 रुपए कमा लिए और अंतिम के समय में कुछ और पढ़ा दिया, या फिर कुछ ऐसा पढ़ा दिया गया कि जो बच्चों ने गेस लिया उनका गेस धरा का धरा रह गया। चल बच्चा मेहनत करते हैं। तो सबसे पहले ये चार्ट देख लो और मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव तो आपके यहीं से आ जाएंगे। यही चार्ट से आपके आने वाले हैं मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स, है ना। उसके बाद हम हल्ला नहीं करेंगे कि सारा क्वेश्चन हमने जो पढ़ाया वहीं से आया। ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने दोस्तों के बीच में बताना, है ना। चलो, सबसे पहला चैप्टर का नाम है बातचीत, जिसके लेखक है बाल कृष्ण भट्ट। हो सकता है कि आपको ये थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा। फोन की अपनी क्वालिटी को बढ़ा देना और जल्दी रिवीजन करने के लिए वीडियो की स्पीड बढ़ा करके देखना, है ना। तो बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। बातचीत अपने आप में एक निबंध है। इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को और मृत्यु हुई थी 20 जुलाई 1914 को। ये उम्र हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ये बच्चा आप लोग स्वयं घटा के बता सकते हो। इनका जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में, है ना। माफ करें, इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनकी माता का नाम पार्वती देवी था, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनके माता जी का नाम और इनके पिताजी का नाम। बाकी इनके बारे में कुछ विशेष नहीं है, यहां से अपना काम चल जाएगा। आगे देखो, दूसरा चैप्टर है उसने कहा था। गुलेरी जी याद रखना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये एक कहानी है। इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को और निधन हुआ था 17 सितंबर 1922 को। और जन्म स्थान है इनका राजस्थान में और बस निवास स्थान था कांगड़ा। कई बार पूछा हुआ है कांगड़ा 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 कांगड़ा, याद रखना, है ना। और अगर इनके हम बात करते तो माता जी की चर्चा नहीं, पिताजी का नाम है पंडित शिवराम। पंडित शिवराम इनके पिताजी थे, गुलेरी जी का। अब देखो, तीसरा है संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण। ये भाषण है, या तो तुम्हें भाषण देगा नहीं तो संभाषण देगा, सारी बातें एक है। 11 अक्टूबर 1902 में जन्मे, 8 अक्टूबर 1979 में इनका निधन हो जाता है। सिताब दियारा गांव, सर याद रखना, उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर पे है। अब वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो गया या कह सकते हैं बिहार में जन्म हुआ। सिताब दियारा गांव VVI है। माताजी फूल रानी और पिताजी हर्षुदयाल VVI है। और ये चार्ट देखना, पहले ही हिंदी का जैसे ऑब्जेक्टिव पलटोगे ना गर्दा उड़ जाएगा यहीं से। 1965 में समाज सेवा के लिए इनको मैग्सेस सम्मान दिया गया और 1998 में इनको भारत रत्न मिला गया। इनको अमेरिका का दलाल भी कहा जाता है प्यारे दोस्तों, ये सब आपने पढ़ा होगा। आगे देख लो, अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर एक ललित निबंध है। इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 में, निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 को। सिमरिया बेगूसराय बिहार, बड़ा इंपॉर्टेंट है जन्म स्थान इनका भी। माता मनरूप देवी, पिता रवि सिंह थे। और संस्कृत के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी और उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, राज्यसभा के सांसद थे, पद्म भूषण और कई अलंकारों से सम्मानित। इनको राष्ट्र कवि के रूप में कहा जाता है, इस बात को मत भूलना। कौन कवि बेटा? राष्ट्र कवि कहा जाता है।
5वां चैप्टर है रोज, सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। आप अगे याद रख सकते हैं, ये एक कहानी है रोज। गैगरिन जो इसका नाम था, गैगरिन कब नाम था आपने पढ़ा होगा, है ना। 7 मार्च 1911 में जन्म हुआ, 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन होता है। और जगह है उत्तर प्रदेश जहां ये जन्मे थे, और निज निवास था इनका करतारपुर पंजाब। माता बेअंती देवी, पिता हीरानंद शास्त्री, पिताजी इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी के साथ साथ भारतीय ज्ञानपीठ, है ना, सुग्रा युगोस्लाविया से मिला। देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर थे। ये भी याद रखिएगा कि कौन थे विजिटिंग प्रोफेसर। विजिटिंग प्रोफेसर का मतलब होता है जिनको, है ना, जो कहीं के अस्थाई और टीचर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, उनको बुलाया जाता है समय समय पे। एक पत्र भगत सिंह ने लिखा, 28 सितंबर 1907 को जन्म हुआ और 23 मार्च 1931 को इनकी शहादत हुई, इनको फांसी दिया गया। महज 24 वर्ष की उम्र थी। बंगा चौक नंबर 105, गुरैया ब्रांच, वर्तमान लायलपुर, जो कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। पैतृक गांव है इनका सर, है ना, पंजाब, याद रखना। विद्यावती इनकी माता जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिताजी थे सरदार किशन सिंह, है ना, ये बात याद रखिएगा। और इन्होंने पत्र किसको लिखा है, तो सुखदेव को। किसको लिखा है, सुखदेव को लिखा है। और पहला था ना छात्र जीवन और राजनीति, तो छात्र का राजनीति से क्या संबंध, क्या ताल्लुकात है, इसके बारे में इन्होंने यहाँ चर्चा किया। ओ सदा नीरा, जगदीश चंद्र मासूर एक निबंध है। 16 जुलाई 1917 को जन्म होता है, 14 मई 1978 को निधन। और उत्तर प्रदेश, शाहजहां उत्तर प्रदेश के जन्म हुआ इनका। ये बोलते क्षण से लिया गया है। और विद्या वारिधि उपाधि से इनको, ये कालिदास अवार्ड इनको मिला था। बिहार में राज्य भाषा पुरस्कार भी इनको दिया गया था। सिपाही की मां मोहन राकेश, ये एक एकांकी है जिनका जन्म हुआ था मोहन राकेश का 8 जनवरी 1925। निधन हुआ था 3 दिसंबर 1972। ये खंड तो हमें देखना ही नहीं है। और जन्म हुआ था इनका अमृतसर पंजाब में। इनके माता बच्चन कौर थी, पिता थे करमचंद गुगलानी, है ना। अंडे के छिलके एवं अन्य एकांकी से ये लिया गया है, इसको याद रखना, है ना। प्रगति और समाज, नामवर सिंह, ये अपने आप में एक निबंध है। इनका जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 को और 19 फरवरी 2019 को निधन हुआ। यूपी उत्तर प्रदेश के जीयनपुर, उत्तर प्रदेश के जन्म स्थान है इनका। माताजी बागेश्वरी देवी, पिताजी नागर सिंह। वाद विवाद संवाद से लिया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाला हिस्सा है, कहां से लिया गया है ना। 1970 में कविता का नए प्रतिमान, ये तो एकदम घोर के पी जाना। 71 में इनको दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार कविता के नए प्रतिमान के लिए। जूठन की बात कर लो, ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये आत्मकथा है। 30 जून 1950 को इनका जन्म हुआ। 17 नवंबर 2013 को इनका डेथ हुआ। डेथ इनका जरूरी नहीं है। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में माताजी मुकुंदी देवी, पिताजी छोटन लाल। और इनका अवार्ड बड़ा महत्वपूर्ण है, क्या, तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में, परिवेश सम्मान 95 में, जयश्री सम्मान 96 में, कथाक्रम सम्मान 2000 में दिया गया। इसमें ज्यादा याद रखना अंबेडकर पुरस्कार 1993 में। अब बात करते हुए हंसते हुए अकेलापन, मलयज ने लिखा है, जो बेटा एक अपने आप में डायरी है। इनका जन्म 1935 में हुआ, निधन 26 अप्रैल 1982 को। और ये भी उत्तर प्रदेश के हैं, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, है ना। प्रभावती देवी माताजी थे, त्रिलोकीनाथ वर्मा पिताजी थे, ये आपको याद रखनी है। तिरिच की बात करें तो उदय प्रकाश ने लिखा, ये कहानी है। 1 जनवरी 1952 को इनका जन्म हुआ, निधन नहीं दिया है। ये मध्य प्रदेश से थे, याद रखिएगा, सीतापुर मध्य प्रदेश। गंगा देवी माताजी, पिताजी प्रेम कुमार सिंह थे इनके, है ना। अब बात करते हैं शिक्षा, जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति नाम तो भैया आएगा, देखना, लेड बेटर आएगा, जिसने इसमें अंतरराष्ट्रीय शिक्षक का रूप देखा था। ये एक भाषण है या संभाषण है। 12 मई 1895 को इनका जन्म हुआ। 17 फरवरी 1986 को इनका निधन हुआ। आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ। पिताजी थे इनका, अगर माताजी के नाम रखे तो संजीवनी, पिताजी नारायण जिद्दू, इन नारायण जिद्दू थे इनके पिताजी, है ना। कड़बक, अब आ जाओ काव्य खंड में। कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी, जन्म अनुमानतः 1492 में, निधन अनुमानतः 1548 में।
ये जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश, कई बार पूछा है। मलिक शेख ममरेज, है ना, राजे अशरफ इनके पिता थे, और ये लिया गया है पद्मावत से। कहां से लिया गया? पद्मावत से। और बाकी इनके बारे में और जानकारी आपने नोट्स में पढ़ा होगा, इनके रचनाओं के नाम, इनके कौन गुरु थे, है ना, बाकी इसमें किसकी चर्चा की गई है आपने पढ़ा होगा। आगे बात कर लेते हैं पद का। सूरदास ने लिखा, अनुमानित 1478 में जन्म हुआ, 1583 में इनका निधन हुआ। दिल्ली के निकट सीही, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीही में इनका क्या हुआ था? तो जन्म हुआ था। ब्रज क्षेत्र में गौ घाट वृंदावन, ये वहां पे रहे, निवास स्थान इनका था। सूर सागर से ये संकलित है। दीक्षा गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। दीक्षा काल 1509 से लेकर के, है ना, 1510 तक इनका चला। आगे बात करते हैं तुलसीदास का पद। इनका जन्म हुआ 1543 में, और जैसे इनका नाम आपको आता है तो राम शब्द याद रखना। ये राम भक्ति धारा के, ये कृष्ण भक्ति धारा के थे, है ना। और मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आप अच्छे से पहले से परिचित है और जानते हैं। उत्तर प्रदेश जन्म हुआ, काशी में इनका निवास स्थान था। इनकी माता श्री हुलसी, पिता श्री थे आत्माराम दुबे, ये भैया दोनों इंपॉर्टेंट है। विनय पत्रिका से ये लिया गया, है ना। रामचरितमानस इनकी सबसे बड़ी कृति है। दीक्षा गुरु थे नरहरिदास, शिक्षा गुरु शेष सनातन, काशी के विद्वान थे, बड़ा VVI है। देख लेना कल की पेपर, कल की पेपर में जब बैठोगे आप आर्ट्स वालों तो दिल गदगद हो जाएगा कि अरे सर आपने पूरा निचोड़ हमको ऐसे दे दिया, और इसको स्पीड बढ़ा बढ़ा रिवीजन कर लेना, है ना। छपै नाबादास, 1570 में जन्म, 1600 में इनका निधन हुआ। दक्षिण भारत के में बाद में जयपुर, राजस्थान में वृंदावन इनका पूरा कार्य क्षेत्र, निवास क्षेत्र रहा। भक्त माल से ये लिया गया है, जिसका मतलब होता है भक्तों की माला। दीक्षा गुरु थे स्वामी अग्र हरिदास, या जिनको अग्र अली के नाम से जानते हैं। कवित की बात करें तो भूषण, 1613 में जन्म, 1715 में निधन हुआ, और ये थे कानपुर उत्तर प्रदेश के। और आगे बात कर लेते हैं, पिताजी थे रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर क्या बेटा? त्रिपाठी, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। छत्रसाल और शिवाजी के बारे में इन्होंने लिखा, और सबसे पहले शिवाजी और औरंगजेब के ऊपर शिवाजी की वीरता को दिखाया। रीतिबद्ध कवि थे, और आचार्य इनको कवि कहा जाता है। ये रीति काल से थे, और ये वीर रस की कविताएं लिखते थे। कैसी कविताएं? वीर रस की कविताएं। अब जैसे मान लीजिए सूरदास का था वात्सल्य भाव, वात्सल्य रस इनकी कविताओं में ज्यादा होता था। चलो, तुमुल कोलाहल कलह में अगर बात करें तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा ये कविता, जिनका जन्म हुआ था विक्रम संवत 1946, और ईस्वी की बात करें तो 1889। देख लेना ईस्वी है कि संवत है। निधन हुआ 1937 में, वाराणसी में जन्म हुआ। बात करते हैं पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू, पितामह दादाजी शिवरत्न साहू थे। कामायनी से इसको लिया गया, जिसमें श्रद्धा, ईड़ा, मन की बातें की गई, है ना। और ये जो है जयशंकर प्रसाद की लिखी गई, है ना, ये सुंदर सी कविता है जिसको आपने पढ़ा। पुत्र वियोग, जो कि एक शोक गीत है, कविता के जगह आप याद कर लेना बेटा शोक गीत। ये कविता तो है ही है, लेकिन शोक गीत सुभद्रा कुमारी चौहान, जो जब 9वीं कक्षा में थी तो स्वतंत्रता आंदोलन में ये चली गई थी, है ना। और इनके मित्र कौन थी आप जानते हैं, अच्छे से सब पढ़े होंगे आपने। 16 अगस्त 1904 में जन्म हुआ, 15 फरवरी 1948 में निधन होता है। जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। श्रीमती धीराज कुंवर इनकी माता श्री, ठाकुर रामनाथ सिंह पिताजी थे। मुकुल से ये लिया गया, है ना। और मुकुल पर 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेखरसिया पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है, अब देखो उषा की बात करें, शमशेर बहादुर सिंह, ये कविता है ना। 13 जनवरी 1911 में जन्म हुआ है, 1983 में निधन हुआ। देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले थे शमशेर बहादुर सिंह, है ना। और बात करते हैं प्रभुदेई, इनकी कौन थे? माता जी थी। तारीफ सिंह पिताजी थे। इनको कवियों का कवि कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1978 में सोवियत रूस की यात्रा किए थे, ये भी बहुत VVI है। बात कर लेते हैं जनजन का चेहरा एक, गजानन मुक्तिबोध, जो अक्सर लंबी कविताएं लिखने के लिए फेमस है, लेकिन अपेक्षाकृत ये कविता उनकी छोटी है। जनजन का चेहरा एक कविता है। 13 नवंबर 1917 में इनका जन्म हुआ, 11 सितंबर 1964 में इनका निधन हुआ। कहा? मध्य प्रदेश, याद रखना, ग्वालियर मध्य प्रदेश। पिताजी थी, माता जी थे पार्वती देवी, और माधव राज मुक्तिबोध इनके पिताजी थे।
है ना। अधिनायक की बात करें रघुवीर सहाय, ये एक कविता है, लेकिन ये क्या है, व्यंग्यात्मक कविता है। एक ऐसा व्यंग है जिसमें हंसी मुस्कुराहट नहीं है। 9 दिसंबर 1929 में जन्म हुआ, 30 दिसंबर 1990 को निधन हो गया। ये भी उत्तर प्रदेश के थे। इनके पिताजी का नाम दिया गया है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हरदेव सहाय, और ये आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया, ये भी VVI है। और भूल गए हैं के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। प्यारे नन्हे बेटों की बात कर ले, विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा ये कविता है, जिनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 और कहा, छत्तीसगढ़ में। और ये कहां से लिया गया है, तो वो आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरफ। इनको रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला। बस इसमें एक याद रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है 1999 में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हार जीत, अशोक वाजपेयी। ये भी एक कविता है, व्यंग्यात्मक कविता है। अब जैसे देखो ना, अधिनायक में वो राष्ट्रगान में जो अधिनायक शब्द है उसके बारे में चर्चा हुआ, और ये जो है हार जीत एक गद्य कविता है, इसको भी याद रख लेना, गद्य कविता है। 16 जनवरी 1941 में जन्म हुआ इनका भी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। और ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश निवास स्थान, माता जी निर्मला देवी, पिताजी थे वाजपेयी जी। ठीक है, पिताजी वाजपेयी जी थे, परमानंद वाजपेयी, कहीं नहीं वहीं से लिया गया। और इनको भी साहित्य पुरस्कार दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द क्रॉस 2004 में, बहुत सारे पुरस्कार है। पोलैंड की गवर्नमेंट ने भी इनको पुरस्कार दिया था, ऑफिसर ऑफ द अवार्ड का, वो जरूरी नहीं है। आगे, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति, ये भी एक कविता है। 1 जनवरी 1950 को इनका जन्म होता है, झारखंड के रहने वाले हैं। माताजी सरला देवी हैं, पिताजी देवेंद्र प्रसाद चौबे हैं। संशय आत्मा से लिया गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको भी याद रखना, संशय आत्मा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में दिया गया। चलो, रस्सी का टुकड़ा, अब प्रतिपूर्ति में आ जाते हैं। प्यारे बच्चों, प्रतिपूर्ति का हमने जो है खूब बढ़िया से तीनों का सारांश कर दिया है, आप वहां से देख सकते हो। तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर आपको हम बताएंगे अंत में कि आपको ये वीडियो खत्म करने के बाद कौन कौन सी वीडियो देखना चाहिए। नहीं तो आपने नोट्स जो बनाया है, क्लास जो पढ़ा होगा वो देखो, और जो बच्चे पढ़े नहीं है वो वीडियोस देखना, मैं बता दूंगा कौन सी। रस्सी का टुकड़ा गाइडी मोपासा, गाइडी मोपासा का लेखन है। 1850 में जन्म हुआ, 1893 में निधन हुआ। फ्रांस के रहने वाले थे मोपासा जी, है ना। और अगर इनकी बात करें तो इन्होंने जो है लगभग 300 कहानियां लिखी, 6 उपन्यास लिखे, 3 यात्रा पुस्तक लिखा और कविता लिखा। कलर की मौत की बात करें तो एंटन चेकव, जिसको अंतोन चेकव यहाँ पे लिखा है, जो आपने इंग्लिश में मैरिज प्रपोजल में देखा। 1860 में जन्म, 1904 में निधन। रूस के रहने वाले हैं और रूसी कथाकार और नाटककार है, और बाकी इंग्लिश में तो इनके बारे में आप जान गए होंगे। पेशगी की बात करें, हेनरी लोपेज इसके लेखक है। 1937 में जन्म होता है, मदन नहीं है, अफ्रीका के रहने वाले हैं, कांगो अफ्रीका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बात कर देते हैं, कांगो के शिक्षा मंत्री थे, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी थे। और ये देख लेना, ये तो महाभिवियाई है। कौन थे भैया, तो हेनरी लोपेज, लेखक किसके, पेशगी के। कई बार ये सवाल पूछा है और इस बार के पेपर में भी पूछा जा सकता है। तो ये वाली चार्ट हर बच्चे को 2 बार 3 बार 2 बार 3 बार स्पीड वीडियो को बढ़ा बढ़ा के जैसे मन करे देख लो। एग्जाम सेंटर में घुसने से पहले तक रिवीजन करना इस वाले को, है ना। अब बेटा जी बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे आते हैं, और हम आपको एकदम ले चलते हैं एक अलग दुनिया में। और वो दुनिया क्या है बेटा, चलो बताते हैं तुमको। ये सारा गेस आपको मिला होगा, आ जाओ। ये वन लाइनर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वन लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूरा संपूर्ण चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव भी है, क्योंकि 4 ऑप्शन देना थोड़ा सा मुश्किल है जगह के लिए, इसलिए हमने संक्षेप में कर लिया है। ठीक है, चलो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देखना भाई मेरे। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका हिंदी प्रदीप, महाभिवियाई। आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसे कहते हैं, बाल कृष्ण भट्ट को। बाल कृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा था, तो रामविलास शर्मा ने कहा था। रॉबिन्सन क्रूसो ने, माफ करिएगा, है ना, ये बीच में जो है लाइट बाबा कट गए तो आप लोगों को परेशानी होगी। आजा भाई, अब सारा सिस्टम फिर से सेट करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, हाँ एक बात आपको बता देते हैं, तब तक जैसे ये क्लास तुम खत्म करना है ना, इसके बाद में तुम देखना, हमने जो है
हमने जो है आपके लिए एक हिंदी का कोर्स क्रिएट कर दिया है, ठीक है। उसमें जैसे तुम जाओगे तो तुमको संपूर्ण गदखंड का, काव्य खंड का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। स्पीड बढ़ा देना, पूरा देख लेना, है ना। उसके बाद में व्याकरण के चैप्टर बाई चैप्टर प्रैक्टिस मिल जाएंगे, आप उनको अच्छे से देख लेना, तो पूरा ऑब्जेक्टिव का तुम्हारा काम खत्म हो गया, है ना। पूरा बुक, पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। उसके बाद में प्यारे साथियों उसमें मिलेगा आपको पत्र लेखन, निबंध लेखन, संक्षेपण, आप उनको देख लेना, व्याख्या उनको देख लेना, और ये सब आधे आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे। रिपीट कर करके स्पीड बढ़ा बढ़ा के देखोगे, आपका काम निकल जाएगा। और इस वीडियो को तो अभी भी पूरा देखो, नहीं तो बाबा पछताओगे, है ना। और कैसे देख रहे हो, बहुत सारे शिक्षकगण का काम, है ना, वो भाई साहब लोग 10 12 15 क्वेश्चन क्या टकरा गया। जहां सोचो जो इंसान 1,000 सवाल कराए, जो 500 200 300 सवाल कराए, अगर उसमें से 10 20 30 आ ही गया तो कौन सा बड़ा आपने तीर लगा लिया सर, कौन सा बड़ा तीर लगा लिया। लो हम कहते हैं कि पूरा का पूरा हम लगा देंगे, दुनिया छोड़, हम तो पूरा का पूरा लगा रहे हैं, एक भी नहीं छोड़ेंगे, एक भी नहीं इस वीडियो से बाहर जाएगा, है ना। फिर तुम लोग बताना गुरुजी, देखो यही है बेटा समाज, यही है आज की ऑनलाइन की दुनिया। चल हम जहां थे वहां आ जाते हैं, है ना। यही बताओ, हम केस लेकर के पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और यही जो है सारा लोग केस भी बेच दिया, और अंतिम समय में, है ना, पूरा प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर बिहार बोर्ड का करा रहे हैं। क्वेश्चन लिमिट है, किताब यही है, चैप्टर है मान लो हिंदी में 26 चैप्टर और 3 प्रतिपूर्ति लेकर के 29 चैप्टर, व्याकरण के कुछ गिने चुने चैप्टर, और ऑलरेडी ये 2018 से सिलेबस बदला है, ये 26 चल रहा है। इतने सालों में कहां से क्वेश्चन आएगा भाई। तो जो बच्चा केवल इतने 11 से लेकर के माने 26 तक क्वेश्चन बैंक कर लिया हो, मॉडल पेपर 18 से लेकर के 25 तक अभी तक का कर लिया, हो गया ना यार, इससे ज्यादा कहां क्वेश्चन जाएगा तुम्हारा, कहीं नहीं जाता है सवाल। सब लोग यही करते हैं, सारा का सारा लोग यही करता है। देख हिंदी प्रदीप याद रखना, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट को कहा गया क्या, हिंदी आलोचना के जन्मदाता। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना के जन्मदाता किसने कहा, तो रामविलास शर्मा ने कहा। रॉबिन्सन क्रूसो कितने सालों तक मनुष्य का मुख नहीं देखा, तो 16 वर्षों तक। बोलने से ही व्यक्ति का क्या प्रकट होता है, गुण दोष। एडिसन के अनुसार श्रेष्ठ बातचीत करने कितने लोगों के बीच बातचीत होती है, 2 लोगों के बीच। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत करने की एक क्या है बेटा, कला है। और एडिशन के अलावे आपने, हमें बाहरी है में, एडिशन के अलावे एक और व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, तो होने वाला हो बाहर, तो बाहर के जाइए, हाँ ठीक है। तो देख भैया मेरे, है ना, बातचीत की कला, आर्ट ऑफ, है ना। आपने एडिशन और एक और का आपने मत पढ़ा होगा, इन्होंने कहा था असल बातचीत 2 व्यक्तियों में होती है। और आपने पढ़ा होगा कि किसने कहा था कि जब आदमी जब तक बोलता नहीं तो उसका साक्षात्कार नहीं होता, करो तो कमेंट जरा, है ना। बातचीत पाठ में जीवा को क्या कहा गया है, तो कतरनी कहा गया है। बातचीत पाठ में क्रोध को क्या कहा गया है, मनुष्य का अजय शत्रु कहा गया है। बातचीत करने से मन का जो मलाल है, जो मैल है, वो धुआं बनकर के, वो मवाद धुआं बनकर निकल जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचनाएं, सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, कछुआ धर्म, मॉरिस मोहक उठाओ, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत पर टिप्पणी, दीवान प्रिय, अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन, है ना, वैदिक भाषा अनुपान, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा। लहना सिंह और सूबेदारनी की पहली मुलाकात किस उम्र में हुई थी, लहना सिंह 12 साल का था और सूबेदारनी 8 साल की थी। उसने कहा कहानी में किस युद्ध का वर्णन हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस और बेल्जियम यानी कि जर्मनी का, है ना, 18वीं सूची की इसमें बात हुई है ना। आगे बढ़ते हैं भैया, यहाँ पे ये लोग किसके तरफ, इंडिया के तरफ से गए से, और जर्मनी से युद्ध चल रहा था। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है, 5 भागों में। जिस साल लहना का भतीजा जन्म लिया था, उस साल उसने क्या लगाया था, तो आम का पेड़ लगाया। लहना सिंह ने मरने के समय तक भतीजा की अवस्था क्या थी, तो युवा था। बात समझ में आ गया, लहना सिंह मेन था। अच्छा विदूषक कौन था इसमें, आपने पढ़ा होगा कि फलानवा विदूषक था।
याद रखिएगा आपने, ठीक है। वही बोल रहे हैं, अगर वो ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिए तो सब हो जाएगा। आगे देखो, जयप्रकाश नारायण के पुकार का नाम था बाउल। जयप्रकाश नारायण के माता फूलरानी, पिताजी थे हर्षुदयाल। जयप्रकाश नारायण के ससुर ब्रज किशोर प्रसाद थे। जयप्रकाश नारायण को पटना कॉलेजिएट में किस लेख पर पुरस्कार मिला था? तो बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति पर। जयप्रकाश नारायण पहली बार अमेरिका कब गए? 1922 में। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब शामिल हुए? 1929 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला? 1998 में। जयप्रकाश नारायण कब कब जेल गए? ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़िए। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आंदोलन से कब जुड़े? 1954 में। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? 1974 में। 1900 का यह हुआ 74 में। जयप्रकाश नारायण का 1974 में गांधी मैदान पटना में का भाषण किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ? जनमुक्ति में। जनमुक्ति नामक पुस्तक पटना से प्रकाशित हुई। और जयप्रकाश नारायण, धर्मवीर भारती ने जयप्रकाश नारायण की किस शीर्षक कविता लिखी? मुनादी पर। जयप्रकाश नारायण के आरंभिक जीवन लेखों में किसका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है? रामवृक्ष बेनापुरी को। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय में कब आए? 1954 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? 1924 में, उसी समय जिस समय लेनिन की मृत्यु हुई। अच्छा, आईएससी की परीक्षा कब पास किया? 1921 में। ब्रेन ऑफ बॉम्बे बहुत भी आई है, किनको कहा जाता है? तो उमाशंकर जी दीक्षित को सदानंद जी ने कहा था ब्रेन ऑफ बॉम्बे, है ना। अमेरिका का दलाल इनको कहा गया था, किनको? जयप्रकाश नारायण को कहा गया था। अर्धनारीश्वर किसे कहा गया है? शंकर और पार्वती के मिश्रित या कल्पित रूप को। नारी की प्राधीनता कब शुरू हुई? मानव जाति ने जब कृषि का आविष्कार किया। कृषि का विकास सभ्यता का कौन सा सोपान था? तो पहला। बुद्ध और महावीर ने नारी को कौन सा अधिकार देना, मतलब कौन सा अधिकार दिया? भिक्षुणी बनने का। श्वेतांबर दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। प्रवृत्ति और निर्वृत्ति मार्ग का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सारा तुम्हारे दिमाग में घुस रहा होगा, सारा बात, बस सुनते चलो, देखते चलो, है ना। ओ सदा नीरा पाठ में कहां का वर्णन किया गया है? तो चंपारण में। कौन नदी का? गंडक नदी का। और आओ कहां से के मूल निवासी है? छोटा नागपुर के आदिवासी हैं। धांगड़ कहां के मूल निवासी है? छोटा नागपुर के आदिवासी समाज। थारू कहां के मूल निवासी है? राजस्थान के थार के। चंपारण क्षेत्र में गांधी जी का प्रथम आगमन कब हुआ? अप्रैल 1917 में। 1917 में भितिहरवा या अमोलवा के में किसकी तोती बोलती थी? तो एमन साहब की। बड़ा इंपॉर्टेंट है। महंत जी ने गांधी जी को वही बरगद के पेड़ के नीचे रहने का आश्रय दिया था। चंपारण के किन गांवों में गांधी जी का आश्रम विद्यालय का स्थापना हुआ? तो बढ़हरवा, मधुबन और भितिहरवा में। बढ़हरवा विद्यालय की देखरेख कौन करते थे? तो देवदास गांधी, बवन जी गोखले और अवंतिका भाई गोखले, है ना। मधुबन विद्यालय की देखरेख कौन करते थे? नरहरि दास पारिक, उनकी पत्नी, और महादेव देसाई, कुछ दिन आचार्य कृपाली ने किया था। भितिहरवा विद्यालय की देखरेख डॉक्टर देव जी, सोमन जी, बाद में पुंडलिक जी बड़ा भेवियाई है। भितिहरवा के पास रामपुरवा में क्या? अशोक के स्तंभ जो ध्वस्त हो गए। कुशीनगर में, अब देख लो, पूछता है ना रामपुरवा कहाँ है? तो भितिहरवा के पास, याद रखना। कुशीनगर में गंडक के विशाल स्तूप की ऊंचाई वृत्ताकार कितना फीट है? 82 फीट है। ऊंचाई 1500 फीट है। अशोक द्वारा बनवाया गया लौरिया नंदनगढ़ का सिंह स्तंभ कितना वर्ष पुराना माना गया? तो 2200 साल पुराना माना गया। वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के किनारे था? तो तमसा नदी के किनारे। गंडक नदी में घड़ियालों का निवास स्थान कहाँ है? भैसा लोटन। गज और ग्राह की लड़ाई का आरंभ हुआ था भैसा लोटन में, खत्म कहाँ हुआ था? हरिहर क्षेत्र, सोनपुर जिसको कहते हैं। मोहन राकेश की कुछ रचनाओं के यहाँ पे नाम लिखे गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आप देख लीजिएगा एक बार। कथा इंसान के खंडर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का विकास वारिस, उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल और अंतराल, नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, एकांकी, पैर तले जमीन, अंडे के छिलके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यात्रा, है ना, आखिरी चट्टान, निबंध, परिवेश, रंगमंच शब्द, कुछ और अस्वीकार नहीं, निगाहों का सवाल और मकबल खुद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनकी रचना मोहन राकेश की, है ना। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मदन मोहन गुगलानी था। मोहन राकेश के माता पिता का नाम क्या था? बच्चन कौर और करमचंद गुगलानी, जो कि चार्ट में भी आप देख चुके हैं। बिस्नी और मुन्नी को
किसकी प्रतीक्षा थी भैया? तो मानक के आने की। बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? मुन्नी के विवाह के पैसे कमाने के लिए। सिपाही की माँ पाठ में जैसा युद्ध का वर्णन है उसी तरह का युद्ध वर्णन आपके पाठ्य पुस्तक में दूसरा कौन सा पाठ है? उसने कहा था, है ना। जायसी ग्रंथवाली के संपादक रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त देवी आदि, है ना। प्रेम के पीर के कवि किसको कहा गया? जायसी को। जायसी किस भक्ति मार्ग के कवि हुए? प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति सखा के हुए। जायसी के किस भाषा में रचना है? तो सर अवधि में। कड़बक शीर्षक का संबंध किस कवि से है? तो मलिक मोहम्मद जायसी से। रत्नसेन पद्मावती, ये जितना भी शब्द है ये किससे जुड़े हैं? पद्मावती। जायसी ने कड़बक में स्वयं का परिचय किस रूप में दिया है? कुरूप और एक आंख वाला। ये महा भी आई। इससे सवाल फंसेगा फंसेगा फंसेगा। त्रिवेणी के रचनाकार के नाम बताइए जरा। तो यहाँ पे देख सकते हैं त्रिवेणी के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। त्रिवेणी में किन तीन कवियों का वर्णन है? जायसी, सूर और तुलसी का, है ना। सूर का निवास गौघाट, वृंदावन और पारसोली में। पाठ्य पुस्तक में सूर के दोनों पद किस ग्रंथ से लिए गए हैं? सूर सागर से। सूर से प्रथम पद किसको जगाया गया है? ब्रजाराज कुंवर कृष्ण को। सूर के प्रथम पद में गाय किस ओर दौड़ रही है? तो अपने अपने बछड़ों के पास दौड़ रही है उनको दूध पिलाने के लिए। आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं, देख लो। सूर के दूसरे पद में सूरदास किससे क्या मांगते हैं? तो श्री कृष्ण से अपना जूठन मांगते हैं। तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली। तुलसीदास को पालने वाली दासी चुनिया। तुलसीदास के शिक्षा गुरु सेठ सनातन दास। तुलसीदास के ससुर का नाम दिदबंधु पाठक। तुलसी की कृत रामचरितमानस कितने दिनों में पूर्ण हुई? तो 2 साल 7 महीना 28 दिन, है ना। ये बस याद रखना। पाठ्य पुस्तक में नाभादास ने किन दो महाकवियों का वर्णन किया है? तो कबीर और सूरदास का। भूषण रीतिकाल के किस श्रेणी के कवि थे? रीतिबद्ध। कौन? रीतिबद्ध। पाठ्य पुस्तक में भूषण के प्रथम कविता में कौन सा काव्य है? ओज। भूषण के कवि में किस रस की प्रधानता है? वीर रस। लगती लपकती कंठ बैरिन के नागिन की कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। भूषण के दोनों कविता में कौन अलंकार? उपमा अलंकार। जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद साहू। प्रसाद जी के पितामह कौन थे? उधर भी आप पढ़ लिए हैं, सुंगनी साहू या जिनको शिवरत्न साहू कहते हैं। प्रसाद जी ब्रज भाषा के किस उपनाम लिखते थे? कालाधर। प्रसाद जी के भांजे का नाम ये नहीं पूछेगा, अंबिका प्रसाद। अंबिका प्रसाद ने किस पत्रिका का प्रशासन किया था? इंदू को 1909 में। उर्वशी चंपू काव्य के कवि कौन हुए? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ कौन है? तो कामायनी। प्यारे बच्चों, कामायनी के प्रमुख पात्र कौन कौन है? मनु, श्रद्धा, ईड़ा, है ना। ये है, बस इतना याद रखो। तुमुल कोलाहल कला कविता कहां से लिया गया? तो कामायनी के श्रद्धा सर्ग से लिया गया था, सर्ग से लिया गया। कामिनी के कितने सर्ग हैं? 15। चातकी किसके लिए तरसती है? जल के एक कण के लिए। तुमुल कोलाहल कहल कविता में किसके चरित्र की विशेषताओं का वर्णन है? तो नारी के। कवित्री सुभद्रा जी खिलौना क्या है? पुत्र। कवित्री बच्चे को गोद से क्यों नहीं उतारती है? शीत न लग जाए इस डर से। कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों मानती है? क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को नहीं बचा पाया। शमशेर बहादुर की रचना है दूसरा सप्तक। कुछ कविता है, दूसरा सप्तक तो बहुत पूछता है, कुछ कविता है, कुछ और कविता है। चुका हूं भी नहीं इतने पास उदिता, बात बोलेगी काल मुझे होड़ मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं सुकून की तलाश। बड़ा इंपॉर्टेंट है। कवियों के कवि किनको कहा गया? शमशेर बहादुर सिंह को। प्रातः का नभ कैसा होता है? बहुत नीला शंख के जैसे। कब उषा का जादू टूटता है? जब सूर्योदय होता है। मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ हुआ? श्योपुर ग्वालियर। कहा हुआ? श्योपुर ग्वालियर में हुआ था। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। श्योपुर कहा बेटा? ग्वालियर में हुआ। आगे देख लो, है ना। कब उषा का जादू टूटा? श्योपुर ग्वालियर हो गया। ठीक है। मुक्ति बोध ने किस पत्रिका का संपादन किया? नया खून। जनजन का चेहरा क्या होता है? एक होता है। ज्वाला कहां से उठती है? अंतर की उष्मा से। हिंदुस्तान कहाँ है? सभी और। कन्हैया ने गाय चराई है? सभी और। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। हरचरना अधिनायक का गुणगान क्यों गाता है? डर के कारण। याद रखना,
डर के कारण, है ना। अधिनायक कविता किस काव्य खंड से लिया गया है? आत्महत्या के विरुद्ध से। प्यारे नन्हे बेटे को कवि कहां बैठाता है? अपने कंधे पर। कंधे पर बैठाने के बाद बेटा किससे बड़ा हो गया? दादा यानी कि अपने पिता से। हर मेहनत कश आदमी क्या है? लोहा है। कवि कहाँ रहने वाला है? तो भिलाई छत्तीसगढ़ का। टिकलू कैसे साटी जाती थी? तो सहजन के गोंद से। किससे बबुआ? सहजन के गोंद से, है ना। आगे देख लेते हैं और थोड़ी सी यहाँ पे है, यहाँ आ जाओ, इसको कंप्लीट कर लो। बुजुर्ग कैसे घर के भीतर आते थे? तो खांसते हुए या खड़काऊ बजाकर। बुजुर्ग घर की औरतों को कैसे सचेत करते थे? खड़काऊ खटकाकर। दूध का हिसाब कैसे दिया जाता था? तिलक लगा करके। बिटौआ को दहेज में क्या मिला था? टीवी। लोकगीत के गांव में क्या भटकती है? शोक गीत। बुलौआ का अर्थ क्या है? सर्कस का प्रकाश। ही होरी, चैता, बिरहा, अल्लाह, गूंगे, ये सब क्यों खत्म हो गए? ऑर्केस्ट्रा के शोर के कारण। जुटन कहानी में हेडमास्टर का नाम था कालीराम। जुटन कहानी में हेडमास्टर साहब लेखक से क्या करवाते हैं? सफाई का काम। लेखक को किस पेड़ की टहनियां? शीशम के पेड़। लेखक तीसरे दिन कक्षा में पहुंचकर क्या किया था? चुपचाप जाके बैठ गया। चाचा ने जहां मवेशी की खाल उतारी थी वहां से लेखक की, ठीक है ना, कितना दूर तक? और 2 मील। जुटन कहानी में सुखदेव सिंह कौन है? गांव का जमींदार। सुरेंद्र कौन है? सुखदेव का बेटा। मलयज का निधन हुआ था 26 अप्रैल 1982। मलयज का जन्म हुआ था आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। मलयज का मूल नाम भारत जी श्रीवास्तव। मलयज के माता प्रभावती, पिता त्रिलोकीनाथ वर्मा थे। मलयज की रचनाएं जख्म पर धूल, अपने होने की अप्रकाशित करता हुआ, कविता के साक्षात्कार, संवाद, एकालाप और रामचंद्र शुक्ल, हंसते हुए अकेलापन। मलयज के द्वारा संपादित पत्रिका लहर। धरती का क्षण से आशा है कवि के मूड में डायरी लिखने का क्षण। धरती क्षण होता है जिसमें सब और अर्थ एक दूसरे को पकड़ते हैं। मलयज ने 14 जुलाई सन 1956, है ना, को कहा डायरी लिखी थी? तो रानी खेत में लिखी थी। मलयज ने पहली डायरी कब लिखी? 14 जुलाई 1956 ईस्वी, रानी खेत। मलयज ने दूसरी डायरी 18 जून 1957 को लिखी, है ना। ये यहां से तो नहीं पूछता, एक कसौनी वाला याद रखना, या इसको छोड़ सकते हैं आप। मलयज को चौथी डायरी में कहा और किसने आकर्षित किया? सूचना केंद्र में एक अधेड़ व्यक्ति ने, जो आपने देखा होगा, जो क्या था बच्चा? जो लेखक था, है ना। और देख लेते हैं कहानी। हाँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मलयज की 5वीं डायरी, ये डेट सब भूल जाओ, इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, ये नहीं आएगा। ये देख लो, उदय प्रकाश के संपादित इमेनेसी अंग्रेजी पत्रिका। तिरिच कहानी में लेखक के पिता कितने साल के थे? 55 साल के थे। दशहरे के दिन पंछी को देखने नीलाकंठ, किल पक्षी को देखा गया तो नीलकंठ, दशहरे के समय। तिरिच कहानी के लेखक को पिता ने शहर के किस डॉक्टर के पास भेजा था? तो पंत जी के पास भेजा गया था। शहर के डॉक्टर ने तिरिच कहानी के लेखक को क्या पिला दिया था, है ना? तो भैया शरबत पिलाया और 300 रुपया दिया। लेखक के पिता को तिरिच काटने पर जहर उतारने के लिए किसने वो कड़ा दिया था? तो चटुआ नाई ने। तिरिच में कितना जहर होता है? काले नाग से भी 100 गुना ज्यादा जहर होता है। तिरिच से बचने के लिए कैसे भागना चाहिए? टेढ़े मेढ़े भागना चाहिए। तिरिच से बचने के लिए कैसे नहीं भागना चाहिए? सीधे सीधे नहीं भागना चाहिए। तिरिच काटने के बाद पेशाब कर लौट जाने के बाद क्या करता है? तो काटा हुआ आदमी मर जाता है, और सांपुआ के आंख में जो छप जाता है वो भी आपने पढ़ा होगा। तो ये आपका, अब इससे बाहर एक भी सवाल आपका जाने वाला बेटा नहीं है। अब जरा सी बात करते हैं, आते हैं अलग दुनिया में। हाँ, दुनिया बनाने वाले जो तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बन। अब देखो, ये निबंध है बेटा। मेरे प्रिय कवि, मेरे प्रिय लेखक, आपका पसंदीदा ऋतु, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो प्रिय से आएगा ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देख लीजिए, आतंकवाद, बेरोजगारी एक समस्या, पर्यावरण, कंप्यूटर, है ना। चलो, यहाँ महंगाई, अनुशासन, होली अथवा मेरा प्रिय त्योहार, छात्र और राजनीति। ये गेस किया हुआ बेटा जी ऐसे है, और ऐसे हम ना पढ़ सकते हैं ना पूरा आपको बता सकते हैं। बस याद रखना, मेरे प्रिय से जो भी संबंधित आ जाएगा,
वो बहुत VVI है। मेरा प्रिय लेखक, मेरी प्रिय पुस्तक, मेरा प्रिय खेल, मेरी प्रिय ऋतु, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना, है ना। तो ये आपका लेख है। अब बात कर देते हैं आगे, आ जाइए। अब यहाँ देखिए, है ना, विज्ञान और अभिशाप, नशाबंदी, है ना, कोरोना इसको छोड़ देना है, दहेज प्रथा, पुस्तकालय भी छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय एकता ये भी आपका आ सकता है ना। आइए, भ्रष्टाचार तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नारी सशक्तिकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जितना गेस दिया गया है, अगर उसको रीड कर लो या फिर तुम्हें लिखने आ रहा है, और निबंध तो खुद से लिखना है, अगर कोई बता भी दे, कुछ भी कर दे, तो क्या फर्क पड़ता है, लिखना तो खुद से है। तो इन सभी को आप देख लीजिएगा, है ना। अब आ जाओ, अगर हम बात करें सप्रसंग व्याख्या का, किनकी बात करें सप्रसंग व्याख्या का, तो हम केवल और केवल क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं बच्चा। बाकी व्याख्या करने के लिए, है ना, आपको वीडियो बता दिया गया है कि व्याख्या आपको कैसे करना है। जैसे एक आता है बेटा, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में यहाँ पे रीड कर रहा हूं, देखो, हाँ ना, नर नारी पूर्ण रूप से समान है, दो व्याख्या करना है, दो मन करे प्रोज का कर लो, गदखंड का कर लो, या दोनों का दोनों काव्य खंड से कर लो, तुम्हारी जो इच्छा है ना, जो इच्छा है, दो बनाना है। एक, नर नारी पूर्ण रूप से समान है, सच है जब मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखावा करती है, कोई दुर्घट बात नहीं है, मृत्यु के समय स्मृति साफ हो जाती है, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे उसने कहा था और मैंने वो कर दिया। प्रत्येक पाली अपने पति को डैश 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 लता वृक्ष को देखती है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो क्या है, वो अपूर्ण है। ये सारे के सारे देखिए, सारे क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं बस बेटा, उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का, ये छोड़ सकते हैं आप, ये नहीं आएगा। आदमी यथार्थ में जीता है और यथार्थ को रचता भी है। फौजी वहां लड़ने के लिए नहीं भाग सकते, उनको गोली मार दिया जाएगा, ये देख लो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्वेश्चन अब आ जाओ, ठीक है। ये देखो, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मा मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आता है। जहां आदमी को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने और चलने की जरूरत है, बातचीत उतना ही इंपॉर्टेंट है। चांदनी में जो ओस और शीत होता है, उसमें अमृत होता है। कितने क्रूर समाज है जहां श्रम का कोई मोल नहीं, बल्कि निर्धनता बरकरार रखने का षड्यंत्र जो है ना, वो रचा जा रहा है। ठीक है, चलो आगे देख लो। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है और सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए, प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति, आराम के लिए निरंतर वो क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। तो कैसे आपको करना है आप जानते हैं, ये पूरा का पूरा था गद्य खंड का। अब देखो काव्य खंड में, तो हमने क्या कहा बेटा, दो में से कोई एक बना सकते हो, या तो मन करे आप गद्य खंड का ही दो मिल गया तो लिख देना, और कैसे लिखा जाता है ना, ये वीडियो आपको दे दी गई है, उसको जरूर देख लीजिएगा, व्याख्या कैसे की जाती है। अब देखो, जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले कुमुद, है ना, कुमुद वृंद संकुचित भयो भीर्घ्रता को भूले, तमचुर खग रोर सुनहु बनत बनराई रंबती गैया गोरी खाने में। ये आपका हम लोग का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए आगे बेटा, है ना। जेवत श्यामानंद की कन्या, ये वाला पूरा का पूरा पैराग्राफ, यहां से आ सकता है सवाल। आगे है जी, भक्ति विमुख, भक्ति विमुख सो अधर्म करी गए, योग यज्ञ वृत दान सब भजन तुच्छ दिखाए, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सब दिशा की, पक्षपात नहीं वचन सब हित भाषी, आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नहीं भानी, कबीर कानी राखी नहीं वर्ण आश्रम षट दर्शनी। उक्ति चौज, ये आप देख लो, उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ, ये जो आपने पढ़ा होगा भक्तमाल, ये वहां का है ना बच्चा। चल मेरा देख ले, ठीक है, आजा 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 आजा, ठीक है। देखो, हाँ इधर में क्वेश्चन है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, उसके अलावे अब देखो यहाँ क्वेश्चन देखो, देखो, हरि हिया में सदैव बुझाए जाई साधु समाजू, मोहसू कहू कतऊ, ये पूछ सकता है। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसने के लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई, जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। धनी सो पुरुख जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु, भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गए, योग योग व्रत दान भजन बिन तुच्छ कहाए।
है ना। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास जगत पर छाया, मेरा हुआ हुआ खिलौना लौट कर वापस न आया। चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो जन जन का चेहरा एक, एशिया यूरोप अमेरिका की गलियों का धूप एक। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना, एक नैन कभी मोहम्मद गुनी सो बिमुहा जई कभी सुनी, चांद जैसे जग विधि अवतारा दीन कलंक तुझी उजियारा, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमके कौन लगाता है। एक नैन, ये पूरा का पूरा यहाँ पे कविता है, उसका भावार्थ दिया है, मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर जी इसको क्या करे, कुछ नहीं कर बच्चा मेरे, अगर तू वीडियो रोक सकता है तो रुक रुक करके रीडिंग दे दो, नहीं तो ये पंक्तियां है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से आपका लिखा जाता है भावार्थ है ना, वो हमने वीडियो बता दिया है, उसको इसके बाद देख लेना, तुम्हारा काम निकल जाएगा। है जी, ये सारे हैं। अब बात कर लेते हैं यहां से आगे पत्र लेखन। पत्र लेखन में जो भी कुछ दिया गया है ना, ज्यादा से ज्यादा है ना आपको पत्र लेखन लिखने का तरीका वो भी हमने आपको पढ़ा दिया है, देख सकते हैं किस तरीके से आपको पत्र लिखना है। दो पत्र पूछता है, औपचारिक और अनौपचारिक। जैसे यहाँ है, अपने पिता के पास पत्र लिखते हुए ये बताए कि परीक्षा कैसी चल रही है, परीक्षा शुल्क माफ करने अथवा अपना फी माफ कराने के लिए, स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से अपने शिक्षा मंत्री का ध्यान परीक्षा में होने वाली अनियमितता को आकर्षित करने के लिए। तो ऐसे सवाल आपको पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं 2 अंक वाले प्रश्न बेटा। कवित्री का खिलौना क्या है? कवित्री का खिलौना उसका पुत्र है। नन्हे पुत्रों के साथ कवित्री खिलौना की तरह खेलती है, परंतु असमय उनका खिलौना छीन गया है। ये आप अपने से भी लिख सकते हैं, नन्हे पुत्र के साथ। अब नदियों की वेदना का क्या कारण है? तो नदियों की वेदना का कारण उनके क्या है, उसके प्रवाह में अवरोध से है। नदियों का प्रवाह स्वाभाविक जीवक का प्रतीक है, जिसमें निर्मलता स्वाभाविक है, और पूंजीवादी व्यवस्था के कारण उसमें अवरोध पैदा हो गया है। आम नागरिक आक्रांत हो रहे हैं, यही तो नदियों की क्या है बेटा, वेदना है। कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है? कवि ने जनता के भयानक आक्रोश या क्रांति को सितारा माना है, जो भयानक रूप से चमक रहा है। शोषण के कारण जनता में एक जोश जग गया है, जो चेहरे के झुर्रियों को आग के लाल गोले के रूप में बदल दिया है। यह बड़ा भयानक दिखाई पड़ता है, क्योंकि देश दुनिया इसके बड़ी क्रांति हो सकती है, इससे बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। हार जीत में मशक वाला की भूमिका क्या है? तो हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला फिर हार गया है। गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौटी है। वो बड़ा अनुभवी है, परंतु सच बोलने की जिम्मेदारी से वो आजाद है, लोग उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। अच्छा, कहां कहां की धूप एक जैसी है? तो एशिया यूरोप अमेरिका, यानी कि संपूर्ण विश्व की धूप एक है। पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि क्यों चिंतित है? क्योंकि पुराने जमाने में पंच परमेश्वर किसी भी प्रकार की समस्या को समझा देते हैं, लेकिन अब आधुनिकता के कारण पंचायती राज व्यवस्था आ गई, जिसके कारण पंच परमेश्वर खत्म हो चुके हैं, इसलिए कवि को चिंता है। लाल केसर और लाल खड़िया किसके लिए प्रस्तुत किया गया है? तो सूर्योदय काल, भोर के लिए, उषा के लिए इनका प्रयोग किया गया है। ज्वाला कहां से उठती है? तो शोषित जो पीड़ित लोग हैं उनके आत्मा से, उनके अंदर से ज्वाला उठती है। प्यार का इशारा, क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है? कि ये शोषित वर्ग पहले शांतिपूर्ण अर्थात प्रेम से अपनी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, अगर उसमें सफलता नहीं मिली तो क्रोध आक्रोश के माध्यम से संघर्ष करेंगे। भूषण ने शिवाजी की तुलना किन किन से की है? तो आप याद होगा, इंद्र से, वारी अग्नि राम से, परशुराम से, पवन से, शिव से, परशुराम से, दवा अग्नि से, चीता से, शेर से, सूर्य से और कृष्ण से उन्होंने किया। उषा का जादू कब टूटता है? तो बच्चा जब सूर्योदय होता है तब उषा का जादू क्या होता है? तो उषा का जादू टूटता है। यहाँ और देख सकते हो, बिजली चोरी की शिकायत को लेकर के हमने स्पष्ट केस में दिया है, बस ये डिजाइन है, गारंटी नहीं है, आप लिखना सीखो। उषा का जादू कब टूटता है? तो उषा का जादू जब सूर्य होता है तो टूट जाता है। तुलसी को किस वस्तु की भूख है सर? तो तुलसी को श्री राम की भक्ति की भूख है, वो भक्ति सुधा पान करना चाहते हैं। तुलसी ने अम्ब का प्रयोग किन के लिया है? तो तुलसी ने अम्ब का प्रयोग माँ जानकी के लिए किया है। अच्छा, तुलसी सीता से क्या सहायता मांगते हैं? तो तुलसी ने अपने दर्द भरे जीवन की याद श्री राम को दिलाने के लिए सीता माँ से कहते हुए उनसे ये सहायता मांगते हैं। छत्रसाल की तलवार कैसी है? तो छत्रसाल की तलवार आप अपने मन से लिख सकते हैं, है ना, किस तरह विषकारी नागिन सी है,
या प्रलयंकारी सूर्य की किरणों के समान है। वह दुश्मनों को खदेड़ खदेड़ कर काटती है। वह तो प्रलयकार सूर्य के समान काफी चमकदार है, जो दुश्मन के जैसे हाथियों के अंधकार पूर्ण झुंड को समाप्त कर देती है। बालक कृष्ण को भोजन के समय क्या क्या दिया गया है, ये तो आप बता सकते हैं। बालक कृष्ण भोजन के समय क्या क्या करते हैं, क्या क्या दिया गया है? बड़ी, बेसन, दही, मिश्री सब है। क्या क्या करते हैं? तो कुछ अपने खाते हैं, कुछ धरती को गिराते हैं, नंद लाला के मुंह में डालते हैं। नागरिक सर क्यों व्यस्त है विजय पर्व बनाने में? कोई सड़क सींच रहा है तो कोई प्रकाश का व्यवस्था कर रहा है। उषा का जादू कैसा है? तो उषा का जादू राख से लिपे गीले चौके, काले सील पर लाले केसर मल्ले, लाल खड़िया घिसे स्लेट जैसा, बहती नदी में निर्मल जल में नहाती गोरी नायिका की झिलमिल देह की जैसा है ना। गाय किशोर दौड़ रही है तो अपने बछड़े की तरफ। पुत्र को छौना कहने में क्या भाव है? समझ लो सवाल। पुत्र को छौना कहने में क्या भाव है? आ जाओ। तो छौना कहने का मतलब क्या है? छौना हिरण के बच्चे को कहा जाता है। वो बड़ा सुंदर और चंचल होता है। कवित्री को पुत्र की बड़ा सुंदर और चंचलता अच्छा लगता है, तो उसने उनके लिए छौना शब्द का इस्तेमाल किया है। जनजन का चेहरा एक कवि का क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है? तो इसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व के वैसे लोग जो सताए हुए हैं, जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, उनका चेहरा सब एक समान है, उनके भाव एक समान है। हरिचरणा क्यों कहा गया? हरिचरण को हरिचरणा क्यों कहा गया है? महाभिव्यय है बेटा। कवि ने गांव के गरीब, अशिक्षित, उपेक्षित व्यक्ति का चित्र उभारने के लिए हरिचरण के बदले हरिचरणा शब्द का प्रयोग किया है। हरिचरण तो सभ्य, संस्कृति और स्थिति परिस्थिति वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हरिचरणा के माध्यम से कवि ने दीनहीन ग्रामीण व्यक्ति का बोध कराया है। प्रातः काल का नभ कैसा होता है? तो अभी आपने पढ़ा, नीले शंख की तरह होता है, राख से लिपे हुए चौके के समान, थोड़ा आर्द्र और थोड़ा श्यामल भी है। वो काली सील पर लाल केसर और काले स्लेट पर लाल खड़िया की तरह था। चातकी किसके लिए तरसती है? तो चातकी जल कण को तरसती है। चातकी स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए तरसती है। यहाँ चातकी रूपी पुरुष मन का प्रतीक है, जो कर्म की ज्वाला में जलता रहता है। वह प्रेम, शक्ति आदि के छोटे से कण के लिए व्याकुल रहता है। दानव दुरात्मा का क्या है? तो देश समाज के शोषकों को दानव दुरात्मा कहा गया है। दुनिया का चाहे जो भी देश समाज हो, शोषक और शोषित एक जैसे होते हैं। शोषक दुरात्मा दानव के समान है। अधिनायक का क्या अर्थ है? अधिनायक का अर्थ होता है राजसी ठाट बाट, पूरे रोब दाब के साथ रहने वाले सत्ताधारी लोग। वे शोषक प्रवृत्ति के होते हैं। अंग्रेज यदि अधिनायक थे तो आज के नेता मंत्री भी अधिनायक है। राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कभी क्या कहना चाहते थे? राख से लिपा हुआ चौका के माध्यम से कभी भोर के दृश्य को समझाना चाहते हैं कि उस समय जो आकाश का रंग होता है वो चौका राख से लिपे हुए गीले चौके के समान होता है। हरचरना कौन है? तो हरचरना भारत के आम आदमी का प्रतिनिधि है। वह सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला गरीब लड़का है, जो औपचारिकता और देश का राष्ट्रगान गाता है। वो फटा सूतना पहने रहता है। सूतना मतलब कपड़ा। वह स्वतंत्र देश में भी प्रजातंत्र की जीवन जी रहा है। नाबादास किसके समकालीन थे और ये किसके शिष्य थे? तो आप पढ़ चुके हैं। ये राम भक्ति सखा के कर्णधार गोस्वामी तुलसीदास जी का पूरा नाम है, उनके समकालीन थे। और ये नाबादास राम भक्ति परंपरा के संत थे। दीक्षा गुरु राम भक्त अग्रदास हुए। बस इतना काम चल जाएगा। नाबादास के छपे में कबीर की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है? तो विशेषता आपको याद होगा कि कबीर हिंदू मुस्लिम सबके बारे में बात बोले हैं, हित की बात की है। वे जाति भेद नहीं करना चाहते थे। भक्ति विमुख धर्म बेकार होता है। पूजा पाठ यज्ञ आदि कर्मकांड भजन के सामने सब तुच्छ है ना। सुभद्रा जी के पति व्यक्तित्व के बारे में आप बताइए, ये सवाल है ना। आगे बढ़ जाते हैं। सूरदास, ठीक है, सूरदास छोड़ देते हैं इस सवाल को, है ना। सूरदास कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा करते हैं? तो सब कुछ आप पढ़े हो। कृष्ण को जगाने के लिए कमल का खिलना, कौमुदी का सिकुड़ना, फूलों का भौरा मंडराना, मुर्गों का बाग देना, पक्षियों का कलह करना, गायों का रंभाना, चांद का मलिन होना, सूर्य का निकलना जैसे उपमा बताते हैं। तुलसी ने अपने किन किन, है ना, दुर्गुणों का बखान किया है? तो बताते हैं कि अत्यंत दीनहीन है, भूखे हैं, कमजोर है, वस्त्रहीन है, पापी है, मलिन है, प्रभु का नाम लेकर पेट भरते हैं, भिखारी है ना, और नीच चरित्र, परंतु उनका मन क्या है? ऊंच है। मैं हृदय की बात रे मन, है ना। यहाँ पे हृदय की बात,
हृदय की बात का क्या अर्थ है? तो मैं हृदय की बात रे मन जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी नामक महाकाव्य की नायिका श्रद्धा अपने मन से कहती है। यहाँ मन को मनु माना जा सकता है। हृदय की बात का मतलब क्या है? हृदय की बात का मन वही है, हृदय हृदय है ना। कहा गया ज्ञानेन्द्र पति अपने गांव को किसकी जन्मभूमि बताई है? तो लोक गीतों की, जैसे होरी चैता विरहा अल्लाह, ये लोक गीतों की जन्मभूमि बताते हैं वो। ठीक है, चलो ये अपना काव्य खंड हो गया। अब बात कर लेते हैं कहा बेटा जी, अब बात कर लेते हैं गद खंड में। कहा आ जाते हैं गद खंड में। सारे क्वेश्चन आपके अब मैच कर जाएंगे। देखो, यदि हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? यदि हमें वाक शक्ति ना होती तो पूरी दुनिया गूंगी होती, है ना। हम अपने विचारों को किसी के समक्ष प्रकट नहीं कर पाते। वाक शक्ति का महत्व क्या है? तो वाक शक्ति का महत्व है ये है कि बोलने से ही किसी व्यक्ति के वास्तविक साक्षात्कार होता है और उसके गुण दोष का प्रकट होता है और मन में जो मवाद है वाक शक्ति से खत्म हो जाता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यह बातचीत का श्रेष्ठ कला है। सहृदय की बातचीत कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। इसको सहृदय गोष्ठी भी कहा जाता है और ये यूरोप के लोगों में अधिक पाया जाता है। लहना सिंह का परिचय, और इसमें एडिसन का मत, वो जो दो लोग हैं ना, ठीक है, उन दोनों का मत आप जरूर पढ़ लेना कि बातचीत के संबंध में उन्होंने दोनों ने क्या कहा था। ये बहुत VVI है, बच्चा देख लेना, है ना। लहना सिंह का परिचय देना है। उसने कहा था दिव्य प्राणोत्कर्ष कहानी है या नहीं? बिल्कुल है सर। उसने कहा था कहानी का प्रारंभ कहां और किस रूप में हुआ है? मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आप गौर से देख लो, है ना। देखो ध्यान से, यह जानकर कि लड़की की कुड़माई हो गई है, लड़के की क्या हालत हुई, तो रास्ते की घटना आपको लिख देना है। ये तो आप कहानी सुने होंगे तो लिख सकते हैं। लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया, है ना। ये क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण कौन थे? भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? गांधी, नेहरू और बोस का नाम किस पाठ में आया है? संपूर्ण क्रांति में आया है। दिनकर जी का निधन कहां और किन परिस्थितियों में हुआ? दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? बापू और नेहरू किन विशेषताओं का वर्णन जेपी ने किया है? जयप्रकाश बाबू कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? किसके आह्वान पर जयप्रकाश नारायण ने कॉलेज छोड़ा? चुनाव सुधार के संबंध में इनका क्या विचार था? डेमोक्रेसी का दुश्मन जयप्रकाश बाबू किसे मानते थे, है ना। और क्वेश्चन आप देख लो, यहां क्या क्वेश्चन है बच्चा? हाँ देख लो, पुरुषों में नारी का गुण क्यों होना चाहिए और नारी पराधीनता कब शुरू हुई? स्त्रियोचित गुण क्या है? अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई? प्रवृत्ति और निर्वृत्ति मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। चर और मन देखना सवाल, है ना। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वो नारी का भी कर्म क्षेत्र है। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? यदि कुंती और गांधारी संधि वार्ता से महाभारत रुक सकता था, ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों महिलाएं थी और दोनों कभी नहीं चाहती कि हमारे पुत्र आपस में लड़े, और महिलाओं का हृदय कोमल होता है। अच्छा, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा कि मेरा ये जो धर्म है ये चलने वाला था 5000 साल, लेकिन अब 500 साल भी नहीं चल पाएगा। पुरुष के गुण क्या है? शौर्य, बल, पराक्रम, ये सब है। मालती के घर का वातावरण बड़ा इंपॉर्टेंट है। मालती के घर का वातावरण पूर्ण रूप से क्या संवेदन शून्य था। वहां सभी यंत्रवत जीवन व्यतीत कर रहे थे। पारिवारिक जीवन में सरसता का अभाव था। रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक ने क्या सोचा? गैंग्रीन क्या है? तब पहाड़ी क्षेत्रों में कांटे के चूमने नहीं चुभने, चुभने, यहाँ क्या होगा? चुभने से होने वाली घातक बीमारी है। इससे हाथ पांव काटने की नौबत आ जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। मालती के पति का परिचय दे तो मालती का पति महेश्वर है। वो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में सरकारी डॉक्टर है। सुबह से शाम तक रोगियों में घिरा रहता है। चोक चिल्लाहट सुनते सुनते उनकी संवेदना जीरो हो गई है, शून्य हो गई है। वो नीरस, शून्य, उदास, यंत्रवत जीवन जीने का अभ्यस्त हो चुका है। उसी के दर्ज पर उसकी पत्नी मालती का जीवन भी ऐसा हो गया है। क्या केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है? भगत सिंह कैसी मृत्यु को सुंदर मानते थे? जो देश के लिए दिया जाए। कहते थे भगत सिंह देश सेवा के लिए की गई कुर्बानी को सुंदर मानते थे। वे सफल सार्थक समझते थे। विद्यार्थी से भगत सिंह की क्या उपेक्षा थी, है ना। विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? बिल्कुल सर, देश की जिम्मेवारी विद्यार्थी संभाल सकते हैं, न कि वो लोग जो पारिवारिक जीवन में व्यस्त है, ना कि वृद्ध लोग। इसीलिए विद्यार्थियों को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। भगत सिंह किस प्रकार देशभक्त की आवश्यकता महसूस करते थे? देश को संभालने के लिए। ठीक है, इधर आ जाओ, आगे देख लो। यहाँ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेटा। जन जन का चेहरा एक, ये तो हो गया। अरे भाई तू भाग ना यार, यहाँ बच्चों को दिखाना है हमें। हाँ, भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय को अच्छा माना? जिस समय देश का आंदोलन जो है वो टॉप पर चल रहा हो,
उस समय। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का क्या कारण है? चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का सबसे बड़ा कारण है जंगलों की कटाई। और जंगलों की कटाई कब से शुरू मानी जाती है आपको पता होगा? वो जो क्या नाम था, अलाउद्दीन, हाँ, वो जो आए हुए थे और यहाँ जो राजा छुपे हुए थे उनसे युद्ध हुआ और तब से जंगलों के काटने की प्रथा शुरू हुई, है ना। गोरे ने नीलहो किसानों पर अत्याचार किया, बिल्कुल किया सर, तबाही वाला अत्याचार किया था। 3 कठिया व्यवस्था उन्होंने लगाया हुआ था कि हर 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको क्या करना है भैया मेरे, तो आपको जो है खेती करना है, नील की खेती करना है। एमन साहब का अलग अत्याचार था। पुंडलिक जी कौन थे? बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुंडलिक जी चंपारण में भितियरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे, गांधी जी के सच्चे क्या थे, तो अनुयायी थे। गांधी जी ने उन्हें बेलगांव से 1917 में बुलवाया था और वे बड़े ज्ञानी, निर्भीक और सदाचारी शिक्षक थे। सदानीरा किसे कहा गया है? गंडक नदी को। धांगड़ शब्द का अभिप्राय क्या है? ये भी सवाल पूछा हुआ है। धांगड़ शब्द का अभिप्राय, धांगड़ का अर्थ होता है भाड़े के मजदूर। उन्हें 18वीं शताब्दी के अंत में चंपारण लाया गया। इन्हें छोटा नागपुर के आदिवासी क्षेत्र में लाया गया। ये ओराव, मुंडा, लोहार आदि आदिवासी से मेल खाते हैं। ये चंपारण में नील की खेती में सहयोग करते थे। इन्हें गुलामों की जीवन जीना पड़ता था। ये अपनी जाति के लोगों के साथ ओराव भाषा में बात करते थे, जबकि दूसरे लोगों के साथ भोजपुरिया और मधेसी भाषा में। बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? ताकि वो कुछ पैसे कमा के आए, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो और अपनी बेटी का यानी कि उसका विवाह कर सके। बिस्नी कौन है? बिस्नी सर, बिस्नी सिपाही मानक की माँ है। वो मानता है कि प्रतिमूर्ति है, ममता की प्रतिमूर्ति है। उसने अपने क्रूर पुत्र में भी सरलता नजर आती है। वो अपने पुत्र के समान सबों को मानती है। वो आदमी, वो अपनी बेटी की बिस्नी ममतामयी क्या है? माँ है। प्रगीत क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसी तरह एक और सवाल याद रखना, डायरी क्या है? ठीक है ना, डायरी क्या है बेटा, है ना। उसी प्रकार आता है कि नाटक और कहानी में क्या फर्क है, इसको याद रखिएगा, है ना। प्रगीत क्या है? तो आत्मपरक और व्यक्तिगत काव्य को प्रगीत कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में लिरिक कहते हैं। इससे न सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है और न इसको उसकी अपेक्षा रहती है। यह तो नितांत व्यक्तिक और आत्मपरक अनुभूतियों का अभिव्यक्त है। इसे मुक्तकों में कहा जा सकता है, मुक्तक काव्य कहा जा सकता है। प्रसाद, निराला, मुक्तिबोध आदि अधिकांश कविताएं प्रगीत है। यह देखने में छोटा न लगे, घाव करे गंभीर जैसा होता है। संक्षिप्तता, भावपूर्णता, पद ललित, नाटकीयता आदि से ये भरे होते हैं। कला का सिद्धांत बहुत वीवीआई है, ये भी देख लेना सवाल, है ना। कला का सिद्धांत, आओ हम इसको पढ़ते हैं। विश्व स्तर पर, है ना, साहित्य के क्षेत्र में कला के लिए एवं कला जीवन के लिए सिद्धांत का चलन है। इसमें कला को सिर्फ मनोरंजनात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें शास्त्रीय बातों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जैसे रीतिकालीन काव्य इसका उदाहरण माना जा सकता है। हेडमास्टर कालीराम ने ओम प्रकाश को क्या आदेश दिया है? तुम खुद से लिख सकते हो कि जाओ शीशम से जो लकड़ी है तोड़ के लाओ, झाड़ू बनाओ और पूरे स्कूल में झाड़ू लगाओ। क्या जूठन शीर्षक सार्थक है? हाँ, बिल्कुल सार्थक है, सटीक है। यह शीर्षक रचना के मूल में है और उसी की परिधि में पूरी रचना का फैलाव है। लेखक जूठन खाने वाले दीन के दर्द मेद की रचना को केंद्रित रखना चाहते हैं। लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है सर? तो सुरक्षा कहाँ है? सुरक्षा है लड़ने में, सुरक्षा है लड़ने में। देखो, लेखक डायरी सिर्फ नाम के लिए नहीं लिखता है, बल्कि उसे अपने कर्म की साक्षी मानता है। इसी वह अपनी सुरक्षा देखता है। वास्तव में आत्मनिर्माण का प्रामाणिकता अंतरंग साक्ष्य है, उसकी डायरी है। उसकी डायरी में शब्द विलास के बदले आत्मसंघर्ष है, यह उसकी सुरक्षा है। वो नहीं पढ़ाते समय कहते हैं कि हमें असली सुरक्षा लड़ने में है, प्रकाश में जाने में है। तिरिच किसका प्रतीक है सर? तो संवेदना शुद्ध अमानवीय शहरी संस्कृति का प्रतीक है तिरिच। हमारे जीवन में निराध, है ना, निराधर मान्यताओं को भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मरे हुए सांप आदि कुछ कीड़े मकोड़े चांदनी के ओस में पुनः जीवित हो उठते हैं। वे बड़े विषैले होते हैं, हमेशा प्रतिशोध लेने की ताक में रहते हैं। इस प्रकार निरंकुश क्रूर नागरीय, है ना, नगरीय जीवन की दृष्टि का प्रतीक कौन है? तिरिच है। शिक्षा का अर्थ क्या है? तो शिक्षा आत्मा का संस्कार और प्रकाश होती है। मनुष्य को पूरी तरह भारहीन, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर रखना चाहिए। शिक्षा का प्रमुख कार्य है यह लोगों में प्रेम, सद्भावना, करुणा, दायित्व बोध, है ना, सृजनात्मकता भावना जगाती है, व्यक्ति को पूर्णतः निर्भीक बना देती है। शिक्षा का अर्थ, अच्छा, इसमें मेधा शब्द का उपयोग किया गया है।
ठीक है ना, कि जहां मेधा है वहां भय और डर का कोई निशान नहीं है। ठीक है इसमें। और असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है? 2 लोगों के बीच में हो सकती है। और बातचीत का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो बातचीत का सर्वोत्तम तरीका है कि हम अपने आप से बात कर लिया करें। इसकी बात, जीवन क्या है, लेखक ने किस रूप में दिया है? प्रकृति के फूल फल पेड़ पौधे पशु घाटी आसमान आदि से हमारा जीवन है। यह समुदायों जातियों और पारस्परिक सतत संघर्ष है। इसे समझना बड़ा 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 कठिन है। यह तो मन की ईर्षा महत्वाकांक्षा वासना भय सफलता चिंता आदि है। यह केवल कुछ परीक्षाओं को पास करना, उद्योग ढूंढ लेना, विवाह करना, बच्चे पैदा करना नहीं, बल्कि यह एक ऐसा विशाल साम्राज्य है बबुआ जहां हम मानव कर्म करते हैं और ये असीम और अगाध है। ये है हमारा जीवन। ठीक है। अब इससे आगे जैसे आप बढ़ोगे आ जाएंगे तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको मिलेंगे। और यहाँ केवल और केवल हम आपको क्वेश्चन टिक कर रहे हैं। आपको सारांश लिखने का तौर तरीका अच्छे से पहले बताया गया है, नहीं तो जाकर देख लो। अर्धनारीश्वर पाठ का सारांश, उसने कहा था कहानी का सारांश या केंद्रीय भाव, ये पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ जा। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? ये दीर्घ क्वेश्चन है। क्या आप जेपी से सहमत है तो अपना सुझाव दीजिए। भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं, इस कारण ही घूस घटोले का चलन हुआ है। अनाचार दुराचार के मूल में सरकार ही है। भूख बेरोजगारी महंगाई लूटमार सब इसी की देन है। रिश्वत के बिना आज कोई काम नहीं होता। शिक्षण संस्थाएं भी भ्रष्ट हो गई है। जनता न्याय के नीचे दबी है। जनता का जीवन आज बर्बाद हो रहा है। धन का अपव्यय हो रहा है। मैं जेपी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर देना। इसे दूर करने के लिए सरकार लोक कल्याणकारी नीतियों का निर्धारण करना होगा। जनता को भी सजग सचेत होना पड़ेगा। मतदान के समय उचित व्यक्ति का चयन करना होगा। इसके विरुद्ध आंदोलन चलना चाहिए। रोज कहानी का तुमको क्या लिखना है? सारांश, या फिर ये कहानी कला की दृष्टि से हमें वर्णन करना है। चलो अब इधर आ जाओ, है ना। हाँ, यहाँ पे क्या है देखो, तिरिच कहानी का सारांश लिखे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जुठन कहानी का सारांश, सिपाही की मां का केंद्रीय भाव, है ना। आचार्य शुक्ला के काव्य आदर्श क्या है? आचार्य शुक्ला के काव्य आदर्श प्रबंध काव्य थे। प्रबंध काव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। उसमें घटनाक्रम को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया है। प्रसंगनाकुल उदात्त भावों को समेटा जाता है। प्रबंध काव्यों में सामाजिक राजनीति आर्थिक धार्मिक तथ्यों को उदात्तित किया जाता है। देश प्रेम जातीय भाव धर्म प्रेम आदि को सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार जीवन के यथार्थ को पक्षों को वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सूर सागर मुक्त काव्य होने के कारण शुक्ल के आदर्श से अलग हो गया है। यूरोप में कला का साहित्य देखना, यूरोप में के लिए, ठीक है। ठीक है, कहाँ चले गए हम लोग? हाँ यही है, आचार्य शुक्ल। ठीक, और बाकी थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख लो आप। आंदोलन चला, इस कारण वहां प्रगति की बड़ी तेजी से चलन हुआ। लोग ये मानने लगे कि लंबी कविता पढ़ने से अधिक समय लगता है। आज लोगों के सामने समय की तंगी रहती है। ऐसी कविताओं में जीवन की विविधताओं का अभाव रहता है। शुक्ल जी प्रसाद की कविता शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, निराला की राम भक्त पूजा पर आधारित संतोष व्यक्त करते हैं। ये लंबी कविता है। वो सदा नीरा का सारांश लिखना है, शिक्षा का सारांश लिखना है। माँ है पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है कैसे? माँ मतलब जो माँ है उसमें सभी माँ जितने भी सिपाही हैं सबकी माँ को सूचित किया गया। तो आप बता सकते हैं कि कोई भी संसार की माँ अगर उनका बेटा सिपाही है तो माँ का उस अपने बेटा के प्रति जो ममता होगी वो ऐसा ही होगा जैसे कि इस कहानी में दिखाया गया है ना। आंदोलन के नेतृत्व के संबंधित जेपी के विचार बताना है। डायरी क्या है? देखो ये सवाल यहाँ आ गया, दीर्घ में या लघु में कहीं भी पूछा जाए, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। पूरी ईमानदारी से दैनिक जीवन का यथार्थ चित्रण डायरी है। इसमें न कल्पना या भाव की कोई गुंजाइश नहीं है और न पद लालित्य या अलंकृत भाषा समावेश। बिल्कुल सरल स्वाभाविक भाषा के माध्यम से लोग अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप का इसमें चित्रण करते हैं। अच्छाई बुराई दोनों का चित्रण होने से लोग धीरे धीरे बुराई से ऊपर उठने लगते हैं। यह आत्मा समीक्षा का सर्वोत्तम साधन है। डायरी में दैनिक जीवन का वृत्तांत लिखा जाता है। मनुष्य यथार्थ की बातों को
है ना, व्यक्त करने की स्थिति में नहीं रहता है। ऐसी परिस्थिति में डायरी अधूरी रह जाती है। ईमानदारी से सभी बातों को लिखना और उनके लिए उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करना बड़ा कठिन है। इस प्रकार डायरी लिखना कठिन है। गांधी जी के शिक्षा संबंधित आदर्श देख लो। तो गांधी जी बुनियादी शिक्षा के हिमायती थे। वे शिक्षा के माध्यम से छात्रों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। छात्रों को सिर्फ पुस्तक ज्ञान ही नहीं, जीवन व्यवहारिक ज्ञान भी मिलना चाहिए। वे अंग्रेजी शिक्षा के स्थान पर स्वदेशी शिक्षा देना चाहते। चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के गांधी जी 3 गांव में उन्होंने आश्रम खोला। पहले बढ़हरवा, फिर मधुबन और उसके बाद भितिहरवा में। इसका संचालन कौन कौन करते थे वो पहले आपको पढ़ाया जा चुका है मेरे बच्चे। अब देख लो गदखंड में क्या आता है। गदखंड के बाद काव्य खंड में जायसी ने किस रूप में स्वयं को याद रखने की इच्छा व्यक्त की है। तो आप समझ सकते हैं जायसी क्या बताते हैं कि जिस प्रकार है ना पद्मावत के जितने भी क्या बोल सकते हैं वो व्यक्ति थे, चाहे वो राजा हो, चाहे रानी हो, चाहे वो बुद्धिमान सुआ की बात की गई हो, है ना, चाहे वो सुल्तान की बात की गई हो, जिस तरीके से वो लोग दुनिया से चले गए परंतु उनकी कहानी है, उसी प्रकार ये सोचते हैं कि एक दिन मैं भी दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरी ये रचना है, जो काव्य है, लोग इसको याद करेंगे 2 शब्दों में, ये वो बताते हैं, है ना। अब देख लो भूषण की कविता का सारांश आपको लिखना है। तुलसी के पदों का सारांश लिखना है। अब पठित पाठ के आधार पर सूर के पदों का सारांश लिखिए। हार जीत कविता का सारांश, है ना। इधर में अगर आप आ जाए तो आपको मिल जाएगा क्या बेटा, उसका शीर्षक का सारांश लिखने का पूछ सकता है। अधिनायक कविता की आलोचनात्मक व्याख्या, मतलब अधिनायक कविता का सीधे सीधे सारांश समझ लो आप। तुमुल कोलाहल कविता, प्यारे नन्हे बेटा, जन जन का चेहरा एक, भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है, विद्यार्थियों को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए, ये सवाल दोनों आ चुका है, ऊपर हम पढ़ा दिए हैं। पुत्रवियोग कविता का भावार्थ आप लिखिए, ठीक है। तो ये लगभग संपूर्ण आपका हो गया। इससे आप अच्छे से लिख सकते हैं। गांव घर कविता का सारांश कुछ नहीं, है ना, कुछ कुछ जो है ना सारांश आप याद लिखने का तरीका बस सीख जाओ, कोई भी सारांश आएगा आप लिख सकते हो, है ना। चलो उसके बाद में ये अपने हमने पढ़ा दिया वन लाइनर दे करके, है ना। और यहाँ से मैं समझ सकता हूँ कि संपूर्ण पाठ, संपूर्ण हिंदी हमने आपको रिवीजन करा दिया। और अगर आप अच्छे से कर लें और इस वीडियो के तुरंत बाद हर बच्चा क्या करेगा, तो वो जाएगा वीडियोज में बेटा और ये वाली क्लास वो देख लेना। संपूर्ण गदखंड का ऑब्जेक्टिव क्या करोगे यार, पढ़ोगे ना गदखंड का जो हमने ऑब्जेक्टिव की क्लास ली है। दूसरा संपूर्ण हमने पदखंड का, पदखंड यानी कि काव्यखंड, काव्यखंड का जो हमने ऑब्जेक्टिव लिया है आप उसको देख लेना। उसके बाद में सारांश कैसे लिखा जाता है, सारांश। उसके बाद में जो है ना निबंध, उसके बाद में आपको पत्र लेखन का तरीका भी हमने सिखा दिया है, ठीक है। उसके बाद में निबंध कैसे लिखना चाहिए, निबंध लेखन का भी आपको तरीका बता दिया गया है। आपको व्याख्या कैसे करना है, व्याख्या का तरीका आराम से वीडियो का क्या करना, 2x स्पीड कर लो या 1.5 स्पीड कर लो वीडियो को और फटाफट ये सारा का सारा देखते चले जाओ। क्योंकि इस वीडियो के बाद अगर ये तुम 2 देख लिए, है ना, उसके बाद में ग्रामर में ज्यादा चिंता मत करना, व्याकरण में देख लेना। व्याकरण तो तुम ऐसे भी बना दोगे, जैसे विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है ना, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां है, संज्ञा सर्वनाम, है ना। और उसका भी हमने क्लास आपको करा के रखा है चैप्टर बाय चैप्टर, है ना। अगर उसको आप रिवीजन कर लेते हो, बहुत समय है, इसके बाद क्या करोगे, एक बार रात में देख लेना, फिर मॉर्निंग में एक बार देख लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ये पूरा गारंटी 100%, 1000% दावे के साथ कहते हैं कि इससे बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। जितना हमने आपको पढ़ा दिया और जितना हमने आपको पढ़ने को कह दिया, ये कुछ भी नहीं बाहर जाएगा। अब तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम किस तरीके से कितना जल्दी जल्दी तुम अच्छे से पढ़ते हो। और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ भी और बोलो सब लोग पढ़े, ठीक है। और इसमें सब कुछ हो गया, आर्ट्स कॉमर्स साइंस जितना है सबका हो गया, इससे बाहर हिंदी कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। तो धन्यवाद, मस्त रहो, व्यस्त रहो, खूब अच्छे से पढ़ो और हिंदी का एग्जाम देकर के जब निकलना रूम पे जाना भैया। अगर तुमको इस क्लास से, सारी क्लास से अगर फायदा दिखेगा, इसको मैं कोर्स क्रिएट कर देता हूँ, है ना, सारा कुछ कोर्स में मैं डाल देता हूँ, वहां पढ़ लेना, तो एक बार तुम्हारा सब हो जाएगा। कुछ भी फायदा हो तो आ करके या तो कमेंट करना, मेरा नंबर हो तो मुझे मैसेज करना, है ना, या इंस्टा पे मैसेज कहीं भी कर देना कि सर बड़ा फायदा हुआ। कम से कम वो 12 घंटे वाली उनकी क्लास हो, 24 घंटे वाली क्लास, 6-6 घंटे वाली क्लास से तो कम में हमने सारा कुछ करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, मस्त रहो, व्यस्त रहो और सपोर्ट करते रहो। बाय।